Hello. Welcome to this session of the diabetes and COVID. In last 3 months, we have discussed so many things about Corona and how Corona is affecting our lives. So now we are understanding that Corona is going away slowly, and number of cases healing is more than the mortality. At the same time, our work on educating the people about diabetes and its complication, prevention, and the management. So today we are going to talk about diabetes, people having diabetes, and how to take care of their feet. So main focus will be on educating the patients or people for taking care of their feet, and this will help everyone to avoid complication and the amputation in future. So here we have with us today Dr. Lotika also. गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आज आपका स्वागत है हमारे चर्चा में। आज हम बात करेंगे जो पेशेंट डायबिटीज़ के होते हैं उनमें अक्सर देखा जाता है कि पैर कट जाते हैं, एम्पुटेशन हो जाता है, या उंगली कटती है, या जो है कभी कभी पूरा पैर भी कट जाता है। तो वो क्यों होता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि ये अवॉइड किया जाए, और पेशेंट जो है जो कैसे अपने फीट के देखभाल कर सके। सो जैसा कि आपने बताया डॉक्टर लोतिका कि हमें ध्यान रखना चाहिए, अपने फीट की देखभाल करनी है कि किस तरह से उसको ध्यान रखना है। तो कुछ सवाल है हमारे पास जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो कुछ मरीजों ने ये भी जानना चाहा है कि ये पर्सनल केयर क्या होता है। हम अक्सर हमारे कंसल्टेशंस वगैरह में बात करते हैं कि आपको पर्सनल केयर करनी है, और वो पर्सनल केयर क्या होती है। तो पर्सनल केयर जो होती है उसका मतलब है कि डायबिटीज़ के मरीजों को डायबिटीज़ के साथ साथ अपनी पूरी बॉडी का भी ध्यान रखना होता है। हालांकि डॉक्टर और मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आपकी मेटाबॉलिक पैरामीटर्स का ध्यान रखेंगे, आपकी डायबिटीज़ का ध्यान रखेंगे, पर आपको अपनी बॉडी का भी स्वयं ख्याल रखना चाहिए। तो आपको स्वयं ख्याल रखने के लिए खास ध्यान रखना है कि आपके पाँव का आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ चोट ना लग जाए, आप किसी चीज़ से हर्ट ना कर लें अपने आप को, उसका आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ में आपको ध्यान रखना होता है अपने हेल्थ केयर को रेगुलर मिल कर के कि आपका डाइट प्लान बराबर चल रहा है कि नहीं, आपकी कैलोरीज काउंट ठीक चल रहे हैं। आपको मेडिसिन्स वगैरह पे भी ध्यान रखना होता है कि आपकी मेडिसिन्स में कुछ तब्दीली या बदलाव करने की ज़रूरत है अगर आपका शुगर ऊपर या नीचे कुछ है तो। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो एक और फैक्टर है जो काम करता है इस एरिया में, वो है स्ट्रेस। तो डायबिटीज़ और उसके साथ स्ट्रेस का भी बड़ा रोल है, तो आपको अपना स्ट्रेस भी मैनेज करना है। तो इन्हीं सवालों को हम थोड़ा और विस्तार से लेंगे और जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो डॉक्टर लोतिका, आप एक सवाल लीजिए। तो पहले जो है अक्सर पूछते हैं कि भाई हमारा जो स्किन है उसको कैसे देखभाल करें। जो डायबिटीज़ में जैसे एक तो उम्र के हिसाब से थोड़ा बहुत ड्राइनेस आ जाती है, उसके अलावा डायबिटीज़ की ड्यूरेशन, मतलब जितनी मियाद डायबिटीज़ की है उसको जैसे लंबी होती जाती है तो जो नसें हैं वो धीरे धीरे से सूखने लग जाते हैं और चमड़ी जो है वो सूखने लग जाती है। अब ये चमड़ी जो है जो सूखी हुई है कभी कभी फट जाती है, और अगर पेशेंट का शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं है तो उस समय कुछ न कुछ इन्फेक्शन होने की संभावना है। तो इसलिए पहले तो जो चमड़ी है उसको मतलब सूखने नहीं देना चाहिए, उसकी देखभाल अच्छे से करना चाहिए। और उसके लिए रोज़ जैसे नहाने के बाद और रात को सोने के पहले दोनों टाइम कुछ न कुछ लोशन लगा के, ताकि वो मॉइस्ट रहे। तो ये भी एक अच्छा सुझाव और वर्किंग प्लान है कि उन्हें अपने स्किन का ध्यान रखना है, और एज के हिसाब से स्किन हार्ड हो जाती है और उसको सॉफ्ट रखना चाहिए। तो और एक सवाल हम लेते हैं कि
कि हमें अपने डायबिटीज़ की स्पेशल केयर क्या करनी, डायबिटीज़ में पाँव की स्पेशल केयर क्या करनी है। तो स्पेशल केयर ये करनी है कि जैसे जैसे डायबिटीज़ की मियाद ज़्यादा बढ़ती जाती है, उसी तरह से स्किन थिक होने लगती है, ब्लड वेसल्स के अंदर, उनके पाँव के अंदर सर्कुलेशन थोड़ा थोड़ा घटने लगता है, कम होने लग जाता है, और नसों में शिथिलता आने लगती है। तो उसकी वजह से उनके सेंसेशन कम हो जाते हैं और फ्लो भी ब्लड का कम होता है, और उसको मेंटेन करने के लिए हमें स्पेशल केयर करनी पड़ती है। और कई बार देखा जाता है कि ऐसी सिचुएशन में अगर उनके शरीर को कोई चोट लग जाए या कुछ छोटा मोटा कट लग जाए या ब्रूज हो जाए तो वो हील नहीं होता है, और उसको हील होने में बहुत समय भी लग जाता है। पुराने समय में इसी तरह से ही डायबिटीज़ को कई बार पहचाना जाता था कि कुछ चोट लग गई है और वो ठीक नहीं हो रही है, तो ये उससे भी रिलेटेड है। और दूसरा, डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनके सेंसेशन वीक होते हैं, जैसे उनको गरम और सर्द का मालूम नहीं पड़ता है, और झंझनाहट भी उनको मालूम नहीं पड़ती है शुरू में। और इस तरह से उनको अपने पाँव का ध्यान रखना है और अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है। ओके, तो सबसे जो अहम मुद्दा है वो है कि अपने पैरों को रोज़ देखें। जैसे मैं अक्सर बहुत सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अपना जो है, भले ही चेहरा तुम मत देखो, बट पैर बहुत ज़रूरी है। हर डायबिटिक पेशेंट जो है उसको अपना पैर रोज़ कम से कम एक मर्तबा देखना चाहिए कि कहीं कटा हुआ है, कहीं कुछ लाल हुआ है, कहीं कुछ नीला पड़ गया है, कहीं कुछ रफ है, या कुछ कौन हो गया है, या जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अपना जो फुटवेयर है वो उसको भी एग्जामिन करें, खास करके जब पैर में मतलब जब जूते में पैर डालते हैं तो हमेशा जूता को पहले चेक करना चाहिए कि कभी कभी उसमें कुछ लूज कील हो या कुछ पत्थर गया हो। खास करके इस मौसम में अक्सर क्योंकि गीला रहता है, कभी जूते के अंदर भी गीला होता है और या फट जाता है, तो कुछ चीज़ होती है रफ जो अपने पैर पे थोड़ा सा घाव भी कर सकती है। तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने को रोज़ अपना पैर जो है सुबह शाम एटलीस्ट देख लेना चाहिए। अगर नज़र रोशनी कम है, नहीं देख सकते हैं, तो घर वाले किसी को बोल सकते हैं ताकि ये चेक करते रहें कि भाई पैर कैसा है। तो जिस हिसाब से हमने देखा कि पाँव की देखभाल करनी होती है, और पाँव के अंदर, और ये भी दिखाया था कि कौन सा वक्त ज़्यादा अच्छा है इसको चेक करने के लिए। तो बहुत अच्छा समय रहता है कि जब भी आप स्नान करते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद आप अपने पाँव को अच्छे से देखिए, और सबसे पहले आप पाँव का बॉटम चेक करिए, मतलब पाँव का जो निचला हिस्सा है उस हिस्से को आप चेक करिए कि वहाँ पर कहीं कट तो नहीं है, टोज़ के बीच में स्किन आपकी सड़ तो नहीं रही है, या स्किन में कोई घाव तो नहीं हो गया है, तो वहाँ देखना चाहिए। और उसको देखने के बाद में फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर आपकी नज़र कमज़ोर है और बुजुर्ग व्यक्ति हैं और वो नहीं देख सकते हैं, तो उन्हें एक मिरर की भी सहायता लेनी चाहिए, एक कांच की सहायता लेकर के उसमें उसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, तो उससे भी मालूम पड़ जाएगा कि पाँव में कोई कट या चोट तो नहीं लगा हुआ है। उसके साथ साथ ये भी देखना है कि अगर नहीं भी देख पा रहे हैं तो फैमिली के एक मेंबर के साथ बात करके और घर में किसी एक व्यक्ति को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको बीच बीच टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए। फिर हमें देखना है कि ऑन द टॉप ऑफ द फुट, तो स्पेशली नक्कल्स वाले जो एरिया हैं उनको चेक करना है कि वहाँ पे स्किन में कुछ थिकनेस तो नहीं है, या स्किन वहाँ पे कट तो नहीं रही है। अगर वहाँ पे भी स्किन में कुछ गड़बड़ है तो उससे नोटिस करना चाहिए और डॉक्टर की नॉलेज में लाना चाहिए। फिर अगर आप देखेंगे तो हील वाला एरिया देखना चाहिए। तो हील वाले एरिया में अक्सर धीरे धीरे वो चमड़ी फटना चालू हो जाती है, जिसको हम क्रैक हील्स भी बोलते हैं, और उसको भी नज़र रख करके और इन्फॉर्म करना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए। तो इस तरह से हम उसको देखभाल कर सकते हैं कि किस तरह से हमें अपने पाँव की रक्षा करनी है।
खास करके इस मौसम में जब अक्सर पानी बारिश की वजह से कभी कभी पानी जमा होता है और हम चलते चलते मालूम नहीं पड़ता है, कुछ पडल या उस हिसाब से पानी पैर में घुस जाता है, और अगर वहाँ पे क्रैक्स या कुछ है तो फिर जर्म्स जो है जो उसमें पैर के अंदर जा सकते हैं और फिर ज़ख़म कर सकते हैं। उसके अलावा जो जूते के वजह से ब्लिस्टर्स वगैरह हो सकते हैं तो उसको भी देख लिया जा सकता है। और इसलिए जूता जो है वो दिन में कम से कम 2 बार बदली करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वे सेम जूता हम लगभग 12 से 18 घंटे पहने। जूते जो है कम से कम मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे पहनना चाहिए, उसके अलावा बदली हो जाना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि पैर के ऊपर भी देखना है कि कोई कैलस जो कॉर्न है वो नहीं है, या कुछ रेडनेस नहीं है, या चेंज इन कलर, कभी कभी थोड़ा ब्लूइश भी हो जाता है। तो ये अगर कुछ ऐसा होता है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल को दिखाएंगे। इसके अलावा जो इनग्रोन टोनेल है, मतलब जो उसमें क्या होता है कि जो नाखून है वो अपने जो सराउंडिंग चमड़ी है उसमें ग्रो होने लग जाती है। तो ये जो है ये डायबिटीज़ पेशेंट में अक्सर देखा जाता है कि उसमें से छोटा सा इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये नाजुक चमड़ी है जिसके अंदर ये हार्ड नेल जो है वो जाता है। फिर आप अभी कैसे देखभाल कर सकते हैं, तो रोज़ सुबह शाम पैर को अच्छे से धोइए, भले ज़्यादा गर्म पानी से नहीं, हल्का कुनकुना पानी से थोड़ा सा साबुन लेकर के थोड़ा सा धोइए। डायबिटीज़ पेशेंट्स को गर्म पानी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि उनकी सेंसेशंस कम होती है तो मालूम नहीं पड़ता है कि कब जल सकते हैं। तो इसलिए या तो किसी और से चेक करा सकते हैं, या तो जो है थोड़ा हल्का सा कुनकुना पानी मिक्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद पैर अच्छे से धो करके फिर सुखाना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके जो उंगलियों के बीच में है, क्योंकि अक्सर ये एरिया अगर गीला पड़ गया तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना है। तो इसको अच्छे से सुखा करके और फिर लोशन लगा सकते हैं पूरे पैर पे, ऊपर से नीचे से दोनों जगह से लोशन अच्छे से लगा के 5 मिनट थोड़ा अगर मालिश करेंगे तो वो अच्छा है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसको पहुँच सकते हैं। अगर बाय चांस पैर ड्राई हो रहा है या अगर बाय चांस कुछ गीला हो जाता है तो उस हिसाब से उसकी केयर करनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, अक्सर कई जैसे दिन भर जूते पहने, तो उसमें थोड़ा सा पाउडर भी डाल सकते हैं। और जो है कोई लोग हैं जिनकी जैसे पैरों में से बदबू आने लग जाती है, तो हल्का सा उनको लगता है कि विनीगर डाल दें तो उससे वो बदबू चली जाएगी, पर ये गलत है। ये विनीगर कभी कभी थोड़ा एसिड भी होता है और उससे जो स्किन है वो थोड़ा डैमेज हो सकता है। जो कॉर्न्स होते हैं या जो कैलसिटी जो स्किन होता है थोड़ा हार्ड होता है, उसको हम पुमिस स्टोन से रोज़ नहाते समय यूज़ कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। कॉर्न रिमूवर्स जो बाज़ार में मिलते हैं वो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है। हमने कई बार देखे हैं कि भाई कॉर्न होता है और वो उसका कुछ करते नहीं, उनको लगता है कि कॉर्न कैप लगाएंगे और फिर ये निकल जाएगा, ये इससे उल्टा और ज़ख़म पैदा करता है। तो इसीलिए कॉर्न कैप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने पाँव को बचा सकते हैं और एक आने वाली विपदा से बच सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा सवाल आता है कि हमें अपने पाँव में जो नेल्स हैं उनको नेल्स को कैसे कट करना चाहिए, क्योंकि नेल को कट करना भी एक स्पेशल वर्क होता है इन मरीजों के लिए, क्योंकि उनकी नज़र कमज़ोर होती है, उन्हें बराबर दिखता नहीं है, हाथ के मूवमेंट्स वगैरह भी थोड़े स्टिफ रहते हैं, उसकी वजह से वो नाखूनों को ठीक से नहीं कट कर पाते हैं। और अगर हम देखेंगे कि नेल को कैसे कट किया जाए तो उसका सिंपल तरीका है कि नेल को स्किन की लेवल पे ही कट करना है इन द फ्रंट, और स्ट्रेट कट करना है, साइड से उसको गोल नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा स्किन के क्लोज भी नाखून को नहीं काटना है।
क्योंकि नाखून जो है अगर वो बहुत ही पास काट देंगे तो स्किन ऊपर आ जाएगी और आगे चल के वो एक तकलीफ़ कर देगा और इनग्रोइंग टोनेल भी हो सकता है। तो इसलिए हमें उसको समय समय पर कट करना है और इसके लिए हमें किसी फैमिली मेम्बर की मदद लेकर के कट करना चाहिए। और नहीं कर पा रहे हैं और नेल बहुत थिक हो गया है तो फिर हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर की या डॉक्टर की भी हेल्प लेनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम नेल्स को टाइम टू टाइम कट करेंगे, और हाँ, फाइल भी बहुत अच्छे से करना चाहिए कि उसको फाइल करते वक्त देखना चाहिए कि कोई कोना वगैरह उसका बाहर नहीं रह गया है, नहीं तो वो एक और इंजरी कर देगा। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम हमारे नेल्स को और टोज़ को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो नाखून है, कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ कचरा है, तो वो कचरा जो है हम कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट से निकालने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में मालूम नहीं पड़ता है, कभी कभी अंदर कुछ धीरे से छोटा सा ब्रेक हो जाता है स्किन में, और जो भी शार्प ऑब्जेक्ट है उसके साथ, तो उसके वजह से फिर कुछ ज़ख़म नेल बेड के नीचे भी हो सकता है। तो अक्सर उसको अवॉइड किया जा सकता है। और पेडिक्योर वगैरह जो करवाते हैं तो वो भी केयरफुली करवा सकते हैं। अब कुछ स्पेशल शूज़ या सॉक्स होते हैं क्या डायबिटीज़ के लिए? डॉक्टर सुरेश बताएं। हाँ, तो जैसा कि आपने पूछा कि कुछ स्पेशल सॉक्स या शूज़ होते हैं क्या डायबिटीज़ के लिए, तो हाँ, होते ज़रूर हैं, पर उनकी इतनी ज़रूरत होती नहीं है, अक्सर उनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि मरीजों को अपने पाँव के जो नंबर है उस नंबर से अक्सर एक नंबर बड़ा शूज़ ख़रीदना चाहिए और देखना चाहिए कि वो शूज़ उनको बराबर से फिट हो रहा है, और चल के देखना चाहिए और दोनों पेयर ट्राई करने चाहिए। मोस्टली लोग बाग एक ही पेयर देख लेते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है, आ गया। तो आपका शूज़ टाइट नहीं होना चाहिए, आगे से शूज़ चौड़ा होना चाहिए थोड़ा, उसको हम टो बॉक्स बोलते हैं, जो बड़ा होना चाहिए, उसमें उंगलियां चल सकती हों, ऐसा भी हमें ध्यान रखना है। तो उंगलियों के लिए स्पेस होना चाहिए, ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए, तो वो टो को हार्म नहीं करेंगी, और उस तरह का शूज़ अच्छा। और शूज़ में पीछे से सपोर्ट रहना चाहिए थोड़ा, और खुला हुआ शूज़ नहीं या सैंडल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर सैंडल इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो उसको देखना चाहिए कि पीछे से उसमें सपोर्टिव स्ट्रैप है। और एक और ख़ास बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि वो जो बाथरूम स्लीपर्स या जो स्लीपर्स हैं जिनमें बीच में टो और फर्स्ट टो और ग्रेट टो के बीच में होल्ड करने का जो थ्रेड रहता है, वो वाली चप्पल आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि न्यूरोपैथी की वजह से वहाँ पर इंजरी के फर्स्ट टो बॉक्स वेब बॉक्स में इन्फेक्शन होने का बहुत चांस रहता है, अंगूठे और पहली उंगली के बीच में, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से भी अपन उसको बचा सकते हैं। इसके अलावा जो जूते जब भी खरीदने जाते हैं तो कोशिश करके शाम के टाइम पे जाइए, क्योंकि पैरों में थोड़ा सा सूजन हो जाता है कोई कोई पेशेंट में, तो शाम का टाइम ज़्यादा सूटेबल रहता है, ताकि पैर का जो है फिट वो एकदम अच्छा हो। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि टो बॉक्स जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए, जो टोज़ है उसमें इतना जगह होना चाहिए कि जो उंगलियां हैं वो हल्के से रिगल हो सके, पर आगे पीछे नहीं हो सके, नहीं तो क्या वो शेयरिंग प्रेशर से और ज़्यादा जख्म या रफनेस हो सकता है पैरों में। तो ये जो है बात, दो चार चीज़ें हैं जो अपने को शूज़ लेते समय करना चाहिए। उसके अलावा सॉक्स जो है कोशिश करके कॉटन के सॉक्स, प्रेफरेबली वाइट कलर के पहने जा सकते हैं। कॉटन इसलिए क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पसीना है वो अब्सॉर्ब करते हैं। वाइट इसलिए क्योंकि अगर कुछ ज़ख़म हुआ है और अगर बाय चांस ब्लड या कुछ होता है या कुछ स्टेनिंग या कुछ होता है तो या कुछ पस वगैरह कुछ होता है तो पेशेंट को तुरंत मालूम पड़े अगर उनके सेंसेशन सही नहीं है। और अगर कोई नए शूज़ खरीद रहे हैं तो जैसे आपने बताया, तो उसमें ये भी बात है कि पहली बार उनको अपने नए जूते 1 या 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि मरीज शूज़ खरीदते हैं और उसको पहले दिन ही 7-8 घंटे भी पहन लेते हैं, तो उससे उनको शू बाइट हो जाता है और उसके अंदर स्किन पील ऑफ भी हो जाती है, ब्लिस्टर भी हो जाता है।
तो हमेशा ध्यान रखें कि अपना नया जो शूज़ है उसको 1 या 2 घंटे ही मैक्सिमम इस्तेमाल करें और चेक करें कि कहाँ कहाँ पर वो टाइट है या कहाँ पर शू बाइट होने के चांसेस हैं, कहाँ पर शू की रगड़ लग रही है, तो उन एरियाओं को नोटिस करके उनको सॉफ्ट किया जा सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत केसेस ऐसे होते हैं जिसमें नई चप्पल पहनी, नया वो पहना और किसी यात्रा पे निकल गए या कहीं बाहर जाने के लिए, अक्सर लोग बाग किसी भी फेस्टिवल में या कहीं जाना चाहते हैं तो सेलिब्रेशन में नए जूते कपड़े लेते हैं और ये होता है। तो डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनको इस तरह की सलाह दी जाती है कि वो एकदम नए शूज़ को ज़्यादा टाइम नहीं पहने। उसके अलावा अक्सर हमारे देश में काफ़ी सारे लोग हैं जो बिना जूते के चलते हैं। ये बिल्कुल गलत है। खास करके गर्मियों में जब कहीं मंदिर या कोई रिलीजियस प्लेस में जाते हैं, वहाँ पे ज़मीन जो है वो गर्म रहता है और उस पर बर्न्स होने के चांसेस रहते हैं, तो वो अवॉइड किया जा सकता है। अगर बिना चप्पल के या बिना सॉक्स के पहने तो वो अवॉइड किया जा सकता है। उसके अलावा कभी कभी लग जाता है तो क्या करना चाहिए कि तुरंत अपने डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। खुद अपने आप कुछ मतलब अक्सर कई लोग हैं जो कि थोड़ा सा बाथरूम सर्जरी करने लग जाते हैं, थोड़ा बहुत कट हो जाता है तो खुद अपने आप कुछ न कुछ उसके ऊपर करने लग जाते हैं। बैंडेड वगैरह तो ठीक है, वो लगा देते हैं, पर इग्नोर कर लेते हैं क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत क्रूशल टाइम निकलता जाता है। ये अगर तुरंत रिपोर्ट करें अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, अपने डॉक्टर के पास में, तो उसका कुछ और इलाज हो सकता है और इन्वेस्टिगेट भी हो सकता है कि भाई शुगर कंट्रोल है या नहीं है। अगर कंट्रोल नहीं है तो उसके ऊपर भी कुछ स्टेप्स किए जा सकते हैं। तो इन सब फाइंडिंग के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि कॉर्न्स वगैरह भी काफ़ी देखे जाते हैं कि पाँव में कॉर्न हो जाता है, एक एरिया कुछ राउंड और गोल हो जाता है सोल के एरिया में, और वो कॉर्न जो होता है वो एक्चुअली बाहर की सरफेस पे कम होता है और अंदर ज़्यादा ग्रो होता है। तो ये कॉर्न के लिए कॉर्न कैप्स वगैरह नहीं यूज़ करनी चाहिए। और इसको जैसे पहले बताया था, प्यूमिस स्टोन जो है वो स्टोन से उसको रगड़ के धीरे धीरे निकालना चाहिए। रोज़ उसको थोड़ा थोड़ा रगड़ें और उस पर क्रीम और लोशन लगाते रहें। और उसके ऊपर एक कॉर्न पैड आता है, तो पैड भी लगा सकते हैं। पैड लगाने से उसको थोड़ा सॉफ्टनेस मिलेगी और वो आपके पाँव में गड़ेगा नहीं और चुभेगा नहीं। बताइए। अच्छा, फिर उसके अलावा जो कभी वॉट रिमूवर्स या आयोडीन या कुछ ऐसे हार्श प्रोडक्ट्स हैं वो भी अवॉइड किए जा सकते हैं। अब डायबिटीज़ में पेशेंट को इन्फेक्शन होता क्यों है? बहुत लोग पूछते हैं कि भाई डायबिटीज़ वाले पेशेंट का ही पैर क्यों कटता है। ये इसलिए कटता है क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से पूरा शरीर जो है वो धीरे धीरे से अंदर से जैसे गलने लग जाता है। मतलब नस जो है उसकी सेंसेशन थोड़े कम हो जाती है, खून की सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाती है क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो जाता है। तो ये वजह है जिससे डायबिटीज़ पेशेंट की थोड़ी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, ताकि अगर इन्फेक्शन कुछ हो तो उसको उससे लड़ने की कैपेसिटी भी थोड़ी बहुत कम होती है। तो इसलिए तुरंत ही वो अपने डॉक्टर को दिखा देना चाहिए ताकि जो भी है उसका इलाज जल्दी से हो, ताकि वो ज़ख़म भरे नहीं। डायबिटिक फुट इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम है और ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसमें लापरवाही करते हैं, जिसके वजह से ये फुट इन्फेक्शंस और बढ़ करके और एम्पुटेशन के स्टेज तक भी पहुंच सकते हैं, जानलेवा भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो है और बिल्कुल कभी कभी तो हमने देखा है कि आग की तरह ये इन्फेक्शन फैल जाते हैं कि बस एक छोटा सा कट लगता है और 1 हफ्ते के अंदर पूरा जो है पैर में गैंग्रीन हो जाता है। ये बहुत फास्ट चलता है इन्फेक्शन। तो अभी हमने इन सब बातों पे चर्चा की कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट का पाँव एक मुसीबत में या एक प्रॉब्लम में आ सकता है। और जैसे डॉक्टर लोतिका ने भी बताया कि किस तरह से स्किन का ध्यान रखना है,
उसको शूज़ वगैरह ख़रीदते वक्त ध्यान रखना है, सॉक्स कैसे चूज़ करने हैं, शूज़ किस तरीके का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। साथ साथ उनके डायबिटीज़ का कंट्रोल भी अच्छा होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि शूज़ भी टाइट ख़रीद लिया और डायबिटीज़ का कंट्रोल पहले से ही अच्छा नहीं है और सोने पे सुहागा हो गया। तो एक प्रॉब्लम के साथ एक प्रॉब्लम और हो गई। तो स्पेशली जिन मरीजों का डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा नहीं है, उन मरीजों को तो बिल्कुल अलर्ट रहना है कि इस तरह से कोई एक्शन ना लें जिसकी वजह से उनका पाँव खतरे में पड़ सकता है। और अभी जैसे बारिश का मौसम है तो आप देखेंगे कि आप बाहर निकल जाते हैं, जूतों में पानी वानी चला जाता है और पानी के साथ साथ कई बार छोटे मोटे कंकड़ वगैरह भी चले जाते हैं। तो सेंसेशन कम होने की वजह से इन मरीजों को मालूम नहीं पड़ता है कि उनका उनका पाँव है उसमें अंदर कुछ चुभ रहा है और वहाँ पर एक धीरे से एक अल्सर हो जाता है, कट लग जाता है और वो पेशेंट धीरे धीरे वहाँ पर डायबिटिक फुट की शुरुआत हो जाती है। और कई बार ये पानी वानी की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाते हैं और कट लग जाता है। तो अभी हम डॉक्टर लोतिका से पूछते हैं कि कुछ और भी हम जानकारी ले सकते हैं या कुछ क्विज़ वगैरह आप बताना चाहेंगी जिससे ये अभी क्योंकि हमने जानकारी तो सब काफ़ी सारे दे दिए है, अब थोड़ा सा एक क्विज करते हैं कि ये सब जानकारी ताकि लोगों को थोड़ा रिटेंशन हो जाए। तो ये मैं पूछूंगी कि वॉकिंग इन शूज़ एंड स्लीपर्स मतलब बेयरफुट जो बिना चप्पल के या जूते के या मोजे के चलना, ये क्या ये ठीक है? बिना जूते चप्पल के चलना ये ठीक नहीं है क्योंकि मरीजों के पाँव में सेंसेशन कम है और उनके शरीर पाँव के अंदर कुछ भी पत्थर या कुछ भी चीज़ चुभ सकती है और उनको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है। फिर इसके अलावा जो कभी कभी बाज़ार में मिलते हैं डायबिटिक फुट करके ब्रांडेड या इम्पोर्टेड जो जूते हैं, क्या ये पहनने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, ये सवाल काफ़ी अच्छा है कि क्या इस तरह के जो आइटम बाज़ार में मिलते हैं उनको ख़रीदने से पाँव का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं, उनसे पाँव का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपको अपना शूज़ अपने हिसाब से ही देख करके चूज़ करके लेना है और सबको एक साइज़ या एक ही कस्टम मेड फिट नहीं होता है, तो आपको अपने हिसाब से ही चूज़ करके लेना चाहिए। इसके अलावा जो सेल्फ इंस्पेक्शन मतलब जो पैर को चेक करते हैं हम पैर, वो कितने बार मतलब कितना ड्यूरेशन के बाद होना चाहिए? दिन में एक बार होना चाहिए, दिन में 4-5 बार होना चाहिए या रेगुलर इंटरवल्स पे होना चाहिए? देखिए, जो पाँव का सेल्फ एग्जामिनेशन है फुट का, वो तो आपको हर रोज़ एक बार कम से कम करना ही चाहिए और उसको करने से आपको डे टू डे अपने पाँव की सेहत का पता रहेगा और आप अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट और हैप्पी महसूस करेंगे कि आपका पाँव ठीक है। फिर क्या आप सीजर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने नेल्स को ट्रिम करने के लिए, खास करके शार्प सीजर्स को? हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि हम जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं वो अपने आप को इतना नॉर्मल समझते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि उन्हें ये शार्प ऑब्जेक्ट और शार्प जो कैंची वगैरह है, सीजर्स हैं, उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। उनको अपने टो नेल्स हैं उनको क्लिपर या कटर जो होता है उसी से ही यूज़ करना है। कोई भी शार्प इक्विपमेंट उनको यूज़ नहीं करना है। तो पैर जब भी ठंडे हो जाते हैं तो उसको हम कैसे गर्म कर सकते हैं? उस पे हीटिंग पैड लगा के, उसको हॉट वाटर बॉटल लगा के, या इलेक्ट्रॉनिक ब्लैंकेट, या इनमें से कुछ भी अप्रोप्रिएट नहीं है? हाँ, ये भी एक सवाल काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे मरीज़ हैं वो ये मान के चलते हैं कि कोई उनके पाँव में जो सूनापन या ठंडापन रहता है उसको हटाने के लिए वो या तो गर्म हॉट वाटर बॉटल यूज़ कर लेते हैं या इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट यूज़ करते हैं या माइक्रोवेव थर्मल इक्विपमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। पर ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है क्योंकि इनका टेम्परेचर कितना है और कब कितनी देर में कितना हो जाएगा इसका कुछ अनुमान नहीं होता है मरीज को, और ऐसे में वो अपने पाँव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिस पे मरीजों ने पाँव की झुंझुनाहट और उसका
जलन कम करने के लिए या उसके ठंडा सूनापन कम करने के लिए उस पर इलेक्ट्रिक हीटिंग और गर्म वस्तु लगाइए और उससे उनका पाँव जल गया और बहुत लेने के देने पड़ गए। तो इस तरह की कोई भी आइटम इस्तेमाल नहीं करनी है। एक आखिरी सवाल, क्या ये कॉर्न और कैलस रिमूवर्स जो केमिस्ट या जो मार्केट में मिलते हैं ये सेफ है क्या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए? हाँ, जो कॉर्न और कैलिसिस की बात कर रहे हैं, तो इनको कॉर्न को रिमूव करने के लिए जो कॉर्न कैप बाज़ार में मिलती है वो अक्सर एक हैवी केमिकल की बनी हुई होती रिंग होती है और उसको हमें इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्या देखा जाता है कि डायबिटीज़ के मरीज़ की जो चमड़ी है वो कमज़ोर होती है और वो कॉर्न तो वहीं रहता है, वो आसपास की चमड़ी को जला देती है, तो उससे वो और घाव जो छोटा था वो बड़ा बन जाता है और इन्फेक्शन का एक सोर्स हो जाता है वहाँ से, और आगे चल के वो फुट इन्फेक्शन और गैंग्रीन में भी तब्दील हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आज के इस सेशन में काफ़ी जानकारी हमने हासिल की हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, और डॉक्टर लोथिका ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे हैं, तो और सपोर्ट किया, ताकि वो याद रहे कि इनमें से मेन जो टेक होम मैसेज है तो ये चीज़ें हैं जो कि अवॉइड किया जा सकता है। और डायबिटीज़ में जो पैर में ज़ख़म होता है, डायबिटिक फुट को जिसको हम बोलते हैं, ये न सिर्फ वो डायबिटीज़ के पेशेंट को इम्पैक्ट करता है पर पूरे ख़ानदान को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि कभी कोई ड्रेसिंग कर रहा है, कभी कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है पेशेंट, तो उसके हेल्प के लिए, उसके सपोर्ट के लिए किसी को रहना पड़ता है और उसके अलावा खर्चा भी बढ़ जाता है। बट अगर ये पैरों को अच्छे से हम देखते हैं जैसे कि हमने बताया है, तो डायबिटिक फुट जो है वो टोटली अवॉइडेबल। तो इस तरह से हमने आज देखा कि काफ़ी कुछ बातों पे जानकारी मिली है, और हम सब अपने व्यूअर्स का धन्यवाद करते हैं और थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीक हम वापस एक नया टॉपिक लेंगे और आगे की बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय, टेक केयर, बाय।